डियर क्लास 9th के स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। ठीक है, तैयारी बहुत ही जोर जबरदस्त चल रहा होगा आप लोग का, क्योंकि 29 और 30 में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। साल भर का मेहनत आप लोग का ये 1-2 दिन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये 1-2 दिन आप किस हिसाब से अपने आप को संभाल पाते हैं और एग्जाम हॉल का प्रेशर आप कैसे झेल पाते हैं, यही आपका डिसाइड करेगा आपका A+ टारगेट, A+ आपका मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज दोस्तों, स्वागत है आप सबका। देखने वाले हैं आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 29 तारीख के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सवालें जो है, ये सवाल नहीं, ये बल्कि आप समझ सकते हैं रिपीटेड सवाल है। ठीक है, सिर्फ सवाल नहीं बोल सकते आप इसको, रिपीटेड सवाल बोल सकते हैं। और इसी पैटर्न पे जो आपके आने वाले सवाल हैं, मतलब आप समझ लीजिए छप भी गया होगा इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो चलिए, आप लोग कहीं ऐसा ना हो, आप लोग को ऐसा महसूस ना हो कि इस टाइप का क्वेश्चन नया मिल रहा है। ठीक है, नया मिल रहा है। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि ये सब हम लोग स्टडी विद विकास पाठक यूट्यूब चैनल में किए ही थे। तो देखिए, हम लोग देखने वाले हैं पहला सवाल बोला गया, निम्न में से किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है? तो देखिए, चाल और वेग दोनों का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो निश्चित दिशा बोला गया है, इसलिए निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अगर खाली बोलता कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, तो उसको हम लोग चाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? विस्थापन, निश्चित दिशा में बोला गया है। आगे बोला वेग का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या है? वेग का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है वेग का? तो वेग का दोस्तों होता है मीटर पर सेकंड। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोला है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, वह यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको ओडोमीटर कहते हैं, दूरी को मापने के लिए। अब आगे पांचवा क्वेश्चन, यदि यदि बोला है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि पिंड का द्रव्यमान जो है वो 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए, और वेग जो है वो आधा कर दिया जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? देखिए, संवेग बोला है, पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी होता है। अब आपको बोला है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, द्रव्यमान को पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, और फिर बोला वेग को आधा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अगर दोगुना करेंगे तो 2m होगा, और बट्टे में v/2 हो जाएगा, यानी कि वेग को आधा किए हैं। और बाकी संवेग के बारे में बोला है, तो 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा ना, तो फिर भी वही रहेगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको बोल सकते हैं कि वही रहेगा। अब आगे क्वेश्चन है, यदि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः, यदि दो वस्तु दे रखा है ए और बी, और दोनों का द्रव्यमान क्रमशः दे रखा है 6 kg और 34 kg, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? तो बी का द्रव्यमान जो होगा ए से अधिक होगा। बी का द्रव्यमान जो होगा ए से अधिक होगा, क्योंकि बी जो है ज़्यादा द्रव्यमान का लेकर रखा है, इसलिए बी का जड़त्व तो क्या होगा? ए से अधिक, क्योंकि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। आगे क्वेश्चन है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का जड़त्व का पहला नियम जो है, न्यूटन गति का फर्स्ट नियम ही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर जो है काम करता है? रॉकेट के बारे में बोला गया है कि यह जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे 60 kg बोल रखा है, 60 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी आपको बोला है 10 लेने। ठीक है, जी ऐसे तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जी आपको यहाँ बोल दिया 10 लेने। ठीक है, देखिए 600 kg है, तो हम लोग बोलेंगे m बराबर कितना है? 600 kg। 600 kg है m बराबर। और हम लोग जानते हैं भार के बारे में, भार बराबर क्या होता है? W, और W बराबर एक फॉर्मूला होता है mg। तो यहाँ से m कितना हो गया? 600 हो, और m आपका g आपका है 10, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 60 था ना? अच्छा 60 था यहाँ पे, एक सेकेंड, 60 था, सॉरी। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। m आपका 60 है और g कितना है? 10 है, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 600 हो गया। अब 600 तो आपका हो गया यहाँ पे पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा पर क्या होगा? तो 600 का हम लोग को 1/6 निकालना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर 1/6 भार होता है। तो 600 का 1/6 निकालेंगे, 6 से काटेंगे 100, तो 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल आपको दे दिया जाएगा। आगे बोला गया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? दो वस्तुओं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, बोला है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो दोस्तों वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, F बराबर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, G m1 और m2 और बट्टे का आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पर करेंगे क्या? सिर्फ तो G m1 रहेगा, m2 रहेगा, और बट्टे आर को आधा करना है, यहाँ पे बोला है R/2 करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा आपका Gm1 M2, ठीक है। और गुना में ये R² नीचे रहेगा, मतलब कि पलट जाएगा बाद में। देखिए यहाँ पर बना क्या, R²/4 बना कि नहीं बना, तो 4 ऊपर चला जाएगा और R नीचे आ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए बोलेंगे कि 4 गुना ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 11 का क्वेश्चन देखेंगे। 11 वाला बोला ध्वनि जो है किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है, यानी कि उपरोक्त सभी में। आगे क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो वायु में ध्वनि की तरंगे जो दोस्तों है वह अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति का सीमा कितना होता है। देखिए मानव श्रवण का श्रव्य परास कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके आपका होता है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो बोला ऊपरी सीमा, ऊपरी आवृत्ति सीमा कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज होती है। और 20,000 हर्ट्ज को हम लोग दोस्तों कहते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 13 का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे 14वां बोला दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ बोला है और उसके कण खुद मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका विसरण, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विसरण कहते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर, बर्फ का गलनांक बोला, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आप कह सकते हैं 273.16, मतलब 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन आप कह सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट था ऑप्शन, इसलिए आपको ध्यान रखना है, बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो है आगे 16वां नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस और जल। तो आप देखते हैं कि जो भी एलपीजी है, एलपीजी जो गैस है उसमें आप देखिए हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित करता है, क्योंकि ये गैस भी है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को जो है सबसे ज़्यादा संपीड़ित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 17वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन यौगिक का एक उदाहरण है। तो लोहा देखिए तत्व है, पीतल भी आपका मिश्रण हो सकता है, जल दोस्तों एक यौगिक होगा, क्योंकि जल जो है H2O है, इसका अनुपात जो होता है बराबर होता है 1:8, इसलिए इसको यौगिक कहेंगे जल को, 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे, बोला पीतल किस धातु का मिश्रण है। पीतल, तो पीतल दोस्तों जिंक और कॉपर का है, ठीक है, जिंक और कॉपर का, यानी पिताजी आप कह सकते हैं, पिताजी। तो जिंक और कॉपर का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे 19वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको एक रूप से दूसरे पर ढाल देंगे और फिर वो उसको पहला रूप पर नहीं ला सकते, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए जल का बर्फ में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का पिघलना, ये भी आपका भौतिक होगा, इसलिए अभी ऑप्शन में नहीं होगा। लोहे के चून को बालू में मिलाना, बालू में मिला लेंगे और फिर हम लोग चुंबक के सहारे उसको बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये सब सारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आपका रासायनिक परिवर्तन कौन होगा, भोजन का पचना आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे बोला गया सोडियम ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पर कौन सा होता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Na2O होता है, Na2O। बाकी आपको सूत्र निकालने पता होगा कि सोडियम को लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है, और इसका संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 2 होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग समीकरण बनाते समय, तो ये क्या हो जाता है, Na2O हो जाता है। तो आपको इस तरह से समीकरण को सॉल्व करना है, कम से कम आपको ना कम से कम आपको क्या बोल सकते हैं, परमाणु संख्या, उसका संयोजकता और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि परमाणु का द्रव्यमान, ये सब चीज़ जो आपको है बेसिक चीज़ है, ये सब बेसिक चीज़ आप अगर क्लियर रखेंगे तभी आप सूत्र बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे 21वां 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं, कितने मोल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं 36 ग्राम जल में। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 36 ग्राम जल का जो होगा वो कैसे निकाले, n बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटे मोल होता है, ठीक है। तो देखिए ये मोल बटे द्रव्यमान होता है, 36 ग्राम जल में कितने मोल होगा, हाँ ठीक है। तो द्रव्यमान आपका कितना हो गया, 36 हो गया यहाँ पे जल का, और आपका मोल कितना होता है, जल का मोल कितना होता है, तो जल का मोल हाइड्रोजन 1 होता है, ये 2 है, 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, और 8 गुना 16 यानी कि हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो 18 हम लोग नीचे बैठेंगे, 18 गुना 36 यानी कि 2 मोल आंसर हो जाएगा, 2 मोल, 21 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे 22वां नंबर दिया C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, C2 और H2, ठीक है, कार्बन दे रखा है, तो कार्बन जो होगा तो कितना हो जाएगा, कार्बन का संख्या होता है 6, तो 6 के लिए द्रव्यमान कितना होगा, 12, यानी एक के लिए कितना हो जाएगा, एक कार्बन के लिए 12 होगा, तो यहाँ 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 24, और प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन का होता है 2, माने संख्या 1 होता है और 2 है, तो 2 हो जाएगा आपका इसका द्रव्यमान। तो 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा 26।
अब आगे देखते हैं, आगे 23वां नंबर क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? नहीं मानेगा। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की? तो ये जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। थॉमसन का परमाणु मॉडल भी आप लोग पढ़े होंगे जो क्रिसमस के केक की तरह था। आगे बोला गया 24वां नंबर कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या उतना कितना होता है? तो परमाणु संख्या जो दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉन आपका होता है वही परमाणु संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन 11 है तो परमाणु संख्या भी कितना होगा? 11। और 11 है तो ये सोडियम का संख्या होगा, सोडियम के बारे में बात हो रहा होगा। आगे 25वां नंबर किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु समान नहीं होगा? तो इसमें दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन समान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया 26वां नंबर की निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव के उदाहरण यहाँ पर कौन है? एक कोशिकीय जीव का तो अमीबा हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। आगे है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का जो निर्माण है वो कौन करता है? तो गाल्जी उपकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो दोस्तों वो होता है परासरण की वजह से होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना जो होता है और किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो दोस्तों वो होता है परासरण की क्रिया के द्वारा, परासरण के द्वारा। आगे पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है विभजीय उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे रक्त के तरल आधात्रिय भाग को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि रक्त में दो भाग होता है, एक ठोस भाग एक तरल भाग। और ठोस भाग को तो हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स श्वेत रक्त कणिका और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। और आपका जो तरल भाग होता है आधात्रिय तरल भाग जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा कहा जाता है। आगे 31वां क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दोस्तों संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। आगे है 32वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, अरहर और चना। तो यहाँ पर चना जो आपका हो जाएगा, चना जो हो जाएगा ये रबी फसल का उदाहरण है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी। आगे जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? यानी कोई भी जीव का वर्गीकरण करेंगे उसका सबसे मूलभूत लक्षण क्या होगा? तो उसका कोशिका का संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला गया पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर जो होता है वो कौन होता है? तो वो हो जाएगा बायोफ्राइटा। और आगे क्वेश्चन है व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल जो है यानी ब्लू व्हेल जो है ये किस वर्ग से संबंधित होता है? तो यह मत्स्य वर्ग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CO2। और अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़े संबंधी रोग। तो फेफड़े संबंधी रोग, ठीक है, यही ऑप्शन सही लग रहा है ज़्यादा। आगे है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? खांसी, जुकाम, रतौंधी, हैजा या काला जर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? रतौंधी जो है असंक्रामक रोग है। ऐसा नहीं किसी को रतौंधी हुआ तो दूसरे में फैल जाएगा। आगे 39वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? खांसी, जुकाम, हैजा, टीबी या मधुमेह। तो सही आंसर होगा टीबी। आगे अंतिम सवाल है जीवाणु जगत में कौन जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है मोनेरा जीव में आते हैं। हालांकि ये चैप्टर को हटा लिया गया, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं बन जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को पिक किया गया। तो चलिए मिलते हैं हमसे आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको क्या चाहिए। सोशल साइंस तो पहले अपलोड है, पूरा सोशल साइंस तो अपलोड है, अभी मैथ भी अपलोड हो ही रहा है दोस्तों। ये आपका साइंस था, तो अब आपका हिंदी और इंग्लिश बचा। हिंदी इंग्लिश में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वीडियो जल्दी प्रोवाइड करें। हालांकि 29 तारीख तक आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कम से कम अभी 10 से 15 वीडियो और आने वाला है सभी सब्जेक्ट का मिला के। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और मैथ का भी कम से कम और 6 से 7 वीडियो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टच करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।